हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्स नर्सिंग नागपुर। जैसा कि आपको वीडियो की टाइटल से पता लग रहा है कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने लास्ट 15 डेज़ में मेरी एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे की थी। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है जिन्होंने अभी तक एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। तो अब वो सब स्टूडेंट्स कहेंगे कि ऐसे थोड़ी ना होता है कि पूरी साल ही पढ़ाई नहीं की और अब लास्ट 15 डेज़ में पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है। तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगी कि एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो या फिर आपने पहले नीट का एग्ज़ाम दिया हो। यह सब कुछ भी मैटर नहीं करता है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है और एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बचे हैं तो डिप्रेशन में आ जाते हैं कि उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो क्या उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वो बस ये सोचने लग जाते हैं और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो उनसे मैं कहना चाहूँगी कि यह ज़रूरी नहीं है कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना ज़रूरी है। आप मेरे जैसे कि कुछ दिन बचे हैं एग्ज़ाम के, तो आप प्लीज़ जो मेरे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उनका वीडियो देखिए और ओनली वही चैप्टर्स पढ़िए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। और वो चैप्टर्स ऐसे हैं कि आपके जैसे 30 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, तो आपके 22 या फिर 23 क्वेश्चन 100% सही हो जाएंगे। केमिस्ट्री में भी 22-23 क्वेश्चन 100% आपके सही हो जाएंगे। तो प्लीज़ वो वीडियो देखिए और नीट के PYQ सॉल्व कीजिए। जब एग्ज़ाम के 15 डेज़ बचे थे तो उस टाइम पे मैंने क्या किया कि उस टाइम पे मैंने मेरे एग्ज़ाम उस टाइम पे मैंने मेरी प्रिपरेशन का एक शेड्यूल बनाया था। पहले तो मैं क्या करती थी कि ऐसे ही पढ़ लिया करती थी कि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो पहले तो मैं ऐसे ही पढ़ती थी। मेरे को ऐसे पता नहीं था कि एग्ज़ाम में किस लेवल का पेपर आता है, किस तरीके से पढ़ाई करनी होती है। बस मैं मेरा सिलेबस करने में लगी हुई थी कि हाँ, मेरे को बस अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट करना है। लेकिन ये सब मैटर नहीं करता कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है या फिर नहीं हो गया है। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी से उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं कि आपका टारगेट क्या है, आपको एक्चुअल में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, तो वो सब मैटर नहीं करता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। नीट में भी ऐसे ही होता है कि हम अपना सिलेबस कंप्लीट करके जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अपना सिलेक्शन हो। प्रॉपर स्ट्रेटजी मैटर करती है कि आपका सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हुआ है तो भी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मैंने वो शेड्यूल किस अकॉर्डिंग बनाया था कि मेरे को बस ये पता था कि एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, 30 बायो के, 30 केमिस्ट्री के आते हैं और 10 क्वेश्चन आते हैं जीके के। तो जीके पे मैंने उतना फोकस नहीं किया था। जीके का मैं आपको बताऊंगी। पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो की। तो मैंने सोचा कि अपन ऐसी प्रिपरेशन करके जाते हैं कि कम से कम जो 90 क्वेश्चन हैं उनको तो हम कम से कम जितना हो सके उनको अच्छे से अटेम्प्ट करके आए, उनमें मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाए। तो जीके पे अपन को जीके पे अपनी उतनी डिपेंडेंसी ज़रूरी नहीं रहेगी। तो मैंने उस अकॉर्डिंग पढ़ाई की थी। मैंने सोचा कि जो 30 क्वेश्चन बायो के आते हैं उनको मैं जितना हो सके सही करके आऊँगी, क्योंकि बायो ऑलमोस्ट सबकी सही हो जाती है और इतना डिफ़िकल्ट पेपर नहीं आता है बायो के अंदर। बायो आप इजीली कवर कर लोगे, आता है बायो का भी। और बायो क्या है, सबको इजी लगती है, चाहे उसके अंदर थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनते हैं तो वो सब NCERT के अंदर से आते हैं। तो बायो में ये रहता है कि बायो आपकी सही हो जाती है। फिर मैंने टारगेट बनाया था कि मेरे को केमिस्ट्री जितना हो सके सही करनी है। फिर मेरे को ये पता नहीं था कि पेपर किस लेवल का आता है, क्योंकि उस टाइम पे मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ फॉलो नहीं की थी। जैसे लास्ट 15 डेज़ है तो स्टार्ट में मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की थी। लास्ट के जो 10 डेज़ बचे थे उसमें मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। लेकिन जो लास्ट के 15 डेज़ है उनमें जो 5 डेज़ है जो लास्ट के 15 डेज़ है उनका शेड्यूल मैंने इस अकॉर्डिंग ही बनाया था, क्योंकि मेरे को उस टाइम पे पता नहीं था कि पेपर किस लेवल का आता है। तो मैंने ये सोचा कि पेपर में अगर डिफ़िकल्ट आता है तो फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कुछ ना कुछ डिफ़िकल्ट आ सकता है, क्योंकि बायो अपन ईजिली कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि कम से कम मेरे को टारगेट रखना है कि मिनिमम 15 क्वेश्चन मेरे केमिस्ट्री में सही हो और मिनिमम फिजिक्स में सही हो। जो फर्स्ट राउंड होता है, जैसे मैं पेपर को 2 राउंड में कंप्लीट करती हूँ, तो कम से कम मैं फर्स्ट राउंड के अंदर 15 क्वेश्चन फिजिक्स के कंप्लीट कर सकूँ और 15 बायो के कर सकूँ। मतलब जो इजी आते हैं क्वेश्चन उनको मैं पहले कंप्लीट करूँ, ताकि जो अपना इतना टाइम कंज्यूम नहीं हो। और अपन जो सेकंड राउंड में जो अपन पेपर को कंप्लीट करते हैं उसके अंदर भी सबसे पहले अपन वो क्वेश्चन करें जो जल्दी पूरे हो रहे हैं, क्योंकि 2 आवर्स ही मिलते हैं एग्जाम के अंदर। तो ऐसे नहीं है कि आप जो लेंथी क्वेश्चन है उसके अंदर टाइम दे रहे हो और जो ईजी क्वेश्चन है वो रह जाए। तो आप ऑलमोस्ट 2 राउंड में कंप्लीट किया करो पेपर को। तो CBT मोड में आता है तो उसमें आपको पता भी रह जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन छूट रहे हैं हमारे, तो उनको आप वापस तो आप उन पर वापस जा सकते हैं, उनको वापस से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं अगर वो ज़्यादा टाइम लग रहा है उन क्वेश्चंस के अंदर। तो फिर
यहाँ पे 60 क्वेश्चंस का काम हो गया है कि हाँ 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 15 बायो के। फिर सेकेंड राउंड में 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 15 फिजिक्स के एंड 30 बायो के। फिर जो सेकेंड राउंड में जो मैं पेपर करती हूँ उसके अंदर मैंने देखा कि हाँ कौन कौन से जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे ईजिली सोल्व हो रहे हैं उनको मैंने पहले किया। जो डिफ़िकल्ट जो लेंथी क्वेश्चन थे उनको मैंने एक बार के लिए छोड़ा कि हाँ इनको बाद में करेंगे अगर टाइम रहेगा तो फिर मैंने उनको इजीली सोल्व किया। अगर आप इस पैटर्न से चलते हैं तो आपके पास टाइम भी रहता है, पूरा आप टाइम मैनेजमेंट करके चलते हैं। तो सेकंड राउंड में अपन जो पेपर सॉल्व करते हैं उसके अंदर आपको जो इजी क्वेश्चन है उनको पहले करना है। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। और बाद में आप जैसे 60 क्वेश्चन का काम हो गया तो फिर आपको मिनिमम 80 या फिर 85 तक मिनिमम आपको ये टारगेट रखना है कि इतने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने हैं, तो आपके सेकंड राउंड में हो जाते हैं। तो मैंने उसी अकॉर्डिंग मेरा शेड्यूल बनाया था और उसी अकॉर्डिंग मैंने एग्जाम में भी पेपर को अटेम्प्ट किया था। तो प्लीज़ आप भी इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करना कि जो भी आप शेड्यूल बनाते हैं इन 15 डेज़ का उसको आपको डेफिनेटली फॉलो करना है। क्योंकि अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम को डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं। मैंने मेरा शेड्यूल कैसा बनाया था और मैंने किस तरीके से पढ़ाई की थी कि मैंने जो लास्ट के जो 15 डेज़ है, एक दिन तो आप ऐसे निकाल के रखो कि उस दिन आपको थोड़ा रिवीजन करना है। तो आप 15 डेज़ मान के चलो। हाँ, तो जो लास्ट के 15 डेज़ हैं उनके जो फर्स्ट 4 डेज़ हैं उनके अंदर मैंने मेरी फिजिक्स कंप्लीट की थी। फिजिक्स के अंदर आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं, ज़्यादा डीप में नोट्स नहीं पढ़ने हैं। आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है आप मेरे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स वाले वीडियो पे जाके देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आपको किस तरीके से नोट्स को पढ़ना है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको उनमें पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो लास्ट के जो 4 डेज़ है उनके अंदर मैंने मेरी फिजिक्स कंप्लीट की थी। उसके अंदर मैंने नीट के जो PYQs है फिजिक्स के, जैसे मैं एक टॉपिक पढ़ लेती थी तो उसके जो PYQs है मैं उसी टाइम पे लगा लेती थी। आप लास्ट के 10 ईयर्स के या फिर 5 ईयर्स के क्वेश्चंस लगा सकते हैं और उसी टाइम पे लगा लीजिए क्योंकि लास्ट में इतना टाइम नहीं रहता है। और जो जैसे आप SHM पढ़ते हैं तो उसके जो फॉर्मूलाज हैं वो आप एक पेज पे लिख लीजिए, एक नोटबुक के अंदर आप उसको लिख सकते हैं। वो नोटबुक अपनी अलग रखिए ताकि लास्ट वाले दिन आप उनको रिवाइज करके जा सकें। अगर कोई कॉन्सेप्ट आता है तो आप उसको लिख सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में मत पढ़िए, इतना डिफ़िकल्ट पेपर भी नहीं आता है। पेपर लेंदी आ सकता है, मॉडरेट आ सकता है, नीट के लेवल के थोड़े क्वेश्चन आ सकते हैं उसके अंदर, लेकिन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता उसके अंदर। अगर मॉडरेट लेवल का पेपर आता है तो कुछ क्वेश्चंस ही मॉडरेट आते हैं, अदर्स क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं अगर आपने पढ़ाई की है, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई है और जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है उसको अच्छे से फॉलो किया है। तो और आपके 4 डेज़ हैं कि आप 18 मई तक अपनी फिजिक्स कंप्लीट कर लो। उसके बाद में जो 2 डेज़ है उसके अंदर मैंने मेरी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट की थी। वो मैंने किस तरीके से कंप्लीट की थी कि मैंने ओनली नोट्स पढ़े थे और इसके अंदर जैसे थ्योरी वाले चैप्टर हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के इनके एग्जाम्पल है तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप थोड़ा नोट्स के अंदर देख सकते हैं। हाँ, बाकी आप इनके फॉर्मूलाज देखिए, जैसे मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर उनके अंदर फॉर्मूला देखिए, उनसे क्वेश्चन आते हैं, उनके एक 2 क्वेश्चन कर लीजिए बस। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं और आप इनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो उतना टाइम मत दीजिए, आप बस टारगेट रख के चलिए कि मेरे को किसी भी तरीके से इन 2 डेज़ के अंदर आपको अपनी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है, फॉर्मूलाज वगैरह देखने हैं। अगर भी टाइम बचता है तो मैं क्वेश्चंस कर लूँगी, वरना आप पहले फॉर्मूलाज वगैरह ये कंप्लीट कीजिए, उनका एक 2 क्वेश्चन लगा लीजिए। लास्ट 5 ईयर्स के पेपर लगा सकते हैं नीट के और उनको भी साथ साथ में लगा लीजिए। इनके अलावा आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस मत कीजिए। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या क्या करनी है, जो फॉर्मूलाज है उनके 1-2 क्वेश्चन लगा लीजिए बस, तो ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ इस फॉर्मूला से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और नीट के जो 5 ईयर्स के जो PYQs है वो लगा लीजिए और ये जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं इनको आप अपनी एक नोटबुक में लिख लीजिए। फिर फिजिकल केमिस्ट्री के बाद बचते हैं थ्योरी वाले जो पोर्सन है वो, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायो। तो अगले 2 डेज़ के अंदर मैंने मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट की थी। वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप जैसे बड़े चैप्टर्स जैसे P ब्लॉक, इनको अगर आप स्किप करना चाहो तो कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर लास्ट ईयर बस एक ही क्वेश्चन आया था। और बाकी जैसे D ब्लॉक वगैरह हैं तो आप उनका 1 शॉट लेक्चर दे सकते हैं। बट जो NCERT में से पढ़ाते हैं, जैसे 1 शॉट जो लेक्चर होते हैं जो NCERT में से पढ़ाते हैं उनको देखिए। और आप डिलीटेड जो टॉपिक्स हैं उनको भी करके जाइए, क्योंकि जैसे सॉलिड स्टेट में भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। और आपको इन चैप्टर्स को किस तरीके से पढ़ना है इनका मैंने वीडियो बनाया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो मेरा वीडियो है उनको देखिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो मेरा वीडियो है उसको देखिए। उसमें मैंने बताया कि आपको किस तरीके से टॉपिक्स को कवर करना है। बट आपको इन 2 डेज़ के अंदर ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करना है और आपको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। जैसे सॉलिड स्टेट के अंदर भी एंटिटीज़ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एग्जाम्पल के अंदर,
और एफसीसी में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आया था। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता है, बट आपको सारा पोर्शन कवर करके जाना है और ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। आप कई टॉपिक हैं जो छोड़ भी सकते हैं, तो वो मेरा वीडियो देखिए, उसके अंदर मैंने बताया है। बट इन 2 डेज़ के अंदर आपको पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि मैंने भी मेरा 2 डेज़ के अंदर, जो लास्ट 15 डेज़ का जो टारगेट था उसके अंदर 2 डेज़ के अंदर मैंने मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो कंप्लीट किया था। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद में जो 2 डेज़ है उसके अंदर मैंने मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट की थी। उसमें मैंने क्या किया था कि जैसे जीओसी वाले पोर्शन में से भी क्वेश्चन आता है और रिएक्शन वाले पोर्शन में भी क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें मैंने क्या किया था कि जीओसी के अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है, वहाँ तक पढ़िए आप। और उसके अंदर कायरल सेंटर वगैरह थोड़ा थोड़ा देख लीजिए कि हाँ, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी थोड़े उसके जो एग्जाम्पल है वो देख लीजिए। फिर मैंने जीओसी के अंदर किया था आईयूपीएससी नेमिंग आप कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, उसके अंदर भी क्वेश्चन आता है। फिर आप देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, उसके अंदर भी क्वेश्चन आता है। ज़्यादा डीप में मत जाना, जैसे एल्कोहल, फिनॉल, इसके अंदर आप ऑर्डर देख लीजिए। एक इनका ऑर्डर भी आता है जो आप रट सकते हैं, और वो आपको रटना है क्योंकि उससे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो आप वो रट लीजिए, और कैसे कैसे मतलब ऑर्डर हम निकालते हैं कि ये ज़्यादा एसिडिक है, ज़्यादा बेसिक है, वो थोड़ा देख लीजिए। इस टॉपिक को भी आपको आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। फिर आपको देखना है कि जो कार्बोकेटाइन है उसके अंदर रीअरेंजमेंट वगैरह है, तो ये आप देखिए। और एक जो मेजोमेरिक या फिर रेजोनेंस इफेक्ट का जो ऑर्डर आता है वो देखिए, क्योंकि वो भी एसिडिक एंड एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ के जो ऑर्डर है उनके अंदर काम आता है। और एरोमेटिसिटी देखिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो आप जीओसी को मिनिमम 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट की, तो आप जीओसी को मैक्सिमम 2 से 3 आवर्स के अंदर कंप्लीट कीजिए। इससे ज़्यादा इस टॉपिक को टाइम मत दीजिए आप। फिर आपको करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जैसे सारे चैप्टर है, जैसे हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है उसको आपको पढ़ना है पूरा। 1 शॉट लेक्चर आप देख सकते हैं, और साथ साथ में एनसीईआरटी की लाइन पढ़नी है आपको। जैसे वेनेलिन की स्ट्रक्चर वगैरह है तो वो आपको देखनी है, वो एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको ये स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा थोड़ा ऐसे ध्यान में रखना है। और रिएजेंट के नाम वगैरह है कि कौन कौन सा रिएजेंट है, ये स्ट्रक्चर देख के पूछ लेंगे कि इस रिएजेंट का नाम क्या है, ये सब देखिए। जो एनसीईआरटी के अंदर जो रिएक्शन है उनको ढंग से देखिए। और बेंजीन की डिस्कवरी किसने की थी, ये सब आप देखिए। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बट इनको आप देखिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद में जो अगले 5 डेज़ हैं उनके अंदर मैंने मेरी एनसीईआरटी कंप्लीट की थी बायो की। तो बायो की एनसीईआरटी आपको 5 डेज़ के अंदर कंप्लीट करनी है। ओनली एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, नोट्स नहीं पढ़ने हैं। और एनसीईआरटी को आपको जितना हो सके ढंग से पढ़ना है। ज़्यादा उसके अंदर डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट आपको जो एग्जांपल्स वगैरह हैं, जैसे एनिमल किंगडम है, इनके अंदर जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं उसके अंदर। ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आपको एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ना है। और 5 डेज़ के अंदर आपको एनसीईआरटी कवर करनी है। फिर जो एग्ज़ाम से पहले वाला दिन होता है, लास्ट डे, उसके अंदर मैंने जितने भी मेरे फॉर्मूलाज वगैरह हैं उन जो मैंने एक नोटबुक में लिखे थे उनको मैंने रिवाइज़ किया। आप जो एग्ज़ाम से जो पहले वाला दिन है उसके अंदर आप जैसे 10 बजे तक आप, अगर आपका कोई चैप्टर वगैरह अगर कुछ बचा है तो वो भी आप कर सकते हैं। 10 बजे तक टारगेट रख के चलिए। और उसके बाद में जो भी आपने नोट्स बनाए हैं जैसे फॉर्मूला वगैरह, उनको सबको एक जगह लिखा है तो उसको बस देख लीजिए। आप ये मत सोचिए कि ये चैप्टर मैंने ढंग से नहीं पढ़ा है, मैं सब भूल रही हूँ। आप बस जितने आपने जो फॉर्मूला लिखे है उसके अंदर बस वो देख लीजिए, क्योंकि आप जितना पढ़ते हैं उतना ही कम रहता है, नीट हो या फिर एम्स नर्सिंग। तो आप ये सब मत सोचिए, क्योंकि सभी बच्चों को ये लगता है कि क्या उनकी तैयारी हो चुकी है, मैं ये चीज़ भूल रही हूँ, मेरे को ये चैप्टर ढंग से याद नहीं हुआ है। तो आप ये सब बिल्कुल भी मत सोचिए, और बस जितने जो फॉर्मूले आपने लिखे हैं नोटबुक के अंदर बस वो पढ़ लीजिए। उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, और पूरे 6 to 7 आवर्स की आपको नींद लेके जानी है एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि पेपर आपका दोपहर के अंदर होता है। तो आपको उसके अंदर नींद आ सकती है पेपर के अंदर, और आपका माइंड फ्रेश होना ज़रूरी है। तो आपको प्रॉपर नींद लेके जानी है, और नाइट को आपको जल्दी पढ़ाई छोड़ देनी है। जैसे आपको 6 या 7 बजे के बाद में अपनी पढ़ाई नहीं करनी, आपको एंजॉय करना है। कुछ भी नहीं सोचना है कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। अब आप बस अपना जो फॉर्मूलाज वगैरह है उनको बस एक बार देख लेना, और उसके बाद में आपको कुछ भी पढ़ाई नहीं करनी है। और आप मेरी बात मानो तो जहाँ पे आपका सेंटर आता है वहाँ आप एक दिन पहले ही चली जाइए, अगर वो सेंटर आपके घर से दूर है तो, ताकि आप फ्रेश रहो और आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सको। अब हम बात करेंगे कि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो उस टाइम पे मैं दिन में कितने घंटे पढ़ती थी और किस तरीके से पढ़ती थी, मेरा टाइम मैनेजमेंट कैसा था। तो मैं क्या करती थी, मैं सुबह 4 बजे उठती थी, फिर मैं 4 बजे से लेके 10 बजे तक कंटिन्यू पढ़ती थी। फिर मैं 10 to 11 उसमें मैं जैसे
खाना खाना है, नहाना है, सब उसके अंदर करती थी। और फिर उसके अंदर मैं 1 घंटा देती थी। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं कि आपको बस ओनली 1 घंटा इसके अंदर आपको निकालना है, इससे ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर मैं 11 बजे से लेके 12 बजे तक या फिर 12:30 बजे तक पढ़ती थी। फिर मैं 12:30 से लेके 2 बजे तक रेस्ट करती थी। तो आपको बस 1.5 से 2 घंटे के टाइम में ही रेस्ट करना है, इससे ज़्यादा आप टाइम मत दीजिए। फिर मैं 2 बजे से पढ़ना स्टार्ट करती थी। फिर मैं 2 से लेके 6 बजे तक पढ़ाई करती थी। ये मेरे घंटे हो गए 4 घंटे। 6 घंटे मैंने सुबह पढ़ाई की थी, 4 घंटे ये हो गए। फिर मैं 6 बजे तक पढ़ाई करती थी। फिर मैं 6 से 7 रेस्ट लेती थी। फिर 7 बजे के बाद में मैं 7 से लेके 9 बजे तक पढ़ाई करती थी। तो फिर मैं 9 बजे के बाद में खाना खाती थी। तो मेरे टोटल एक दिन के अंदर मैं 12 घंटे की पढ़ाई करती थी। तो इतना टाइम बहुत है। अगर आप इतने टाइम ढंग से पढ़ाई करेंगे तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। और मैंने जिस तरीके से आपको बताया है कि आपको एक शेड्यूल बनाना है और उसी शेड्यूल को आपको फॉलो करना है और उसी शेड्यूल को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है लास्ट तक। और उसी तरीके से आपको मैंने जैसे आपको बताया कि आपको किस तरीके से अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम के अंदर, आपको प्लीज़ उस चीज़ को फॉलो करना है, क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है एग्ज़ाम के अंदर। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम के अंदर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, बल्कि ये ज़रूरी है कि आप जैसे 100 क्वेश्चन है उसके अंदर अगर आपको पूरे क्वेश्चन तो नहीं आ रहे हैं, तो पेपर में ऐसा तो होगा ना कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि जो आपको आते हैं, तो आपको उस अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटजी बनानी है। और बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया है, आप नीट एस्पिरेंट थे या फिर नहीं थे, ये मत सोचिए। ऐसे नहीं है कि जो नीट के एग्ज़ाम में अपेयर रह चुके हैं वही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। देखो, नीट का एग्ज़ाम का पैटर्न वो थोड़ा डिफरेंट आता है एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम से, क्योंकि एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम में ऐसे तो है नहीं कि जो नीट के लेवल के क्वेश्चन है वो सारे ही आते हैं। कई क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि कई बार पेपर डिफिकल्ट आ जाता है, नीट के लेवल के भी क्वेश्चन आ जाते हैं और लेंथी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सचिंग में भी जैसे पिछली बार हुआ था, जो फिजिक्स आई थी वो थोड़ी लेंथी आई थी। जो नीट वाले बच्चे थे उनमें से भी बहुत सारे बच्चों से वो फिजिक्स अटेम्प्ट नहीं हुई थी, क्योंकि वो मॉडरेट और लेंथी लेवल की फिजिक्स थी। तो ऐसे नहीं है। देखो, दोनों एग्जाम का पैटर्न अलग होता है। कई बार ये पेपर ईजी आ जाता है, कई बार ये पेपर थोड़ा डिफिकल्ट या फिर ईजी आ जाता है। तो ऐसे मत सोचिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रेटजी है, तो वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आपका सिलेबस अगर हुआ है नहीं हुआ है, वो कुछ भी मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपसे वो क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व हो रहा है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर करता है, आपकी स्पीड क्या है वो सब मैटर करती है। आप किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, आप उन्हीं क्वेश्चंस में लगे पड़े हैं जो लेंदी हैं, बाकी के क्वेश्चन छूट रहे हैं आपसे, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर है ही नहीं। आप अगर जितना पढ़ के जाते हैं उनको अगर आप इस प्रॉपर स्ट्रेटजी से उनको अटेम्प्ट करके आते हैं तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। तो आप ये मत सोचिए कि नीट की स्टूडेंट नहीं थी तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो उनका सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, ऐसे मत सोचिए। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है इस टाइम पे। आपको जैसे मैंने आपको अपना जो शेड्यूल बताया है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना शेड्यूल बनाना है। अगर आपको मेरा शेड्यूल अच्छा लगा तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई करनी है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ, उनका जवाब देती हूँ। और हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।